नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोडर्स क्लब के नए वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष मेहता और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट की मदद से हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कोई प्रोग्राम के ब्लॉक को हम कंडीशनली कंट्रोल करके उसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। हम तीन तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं अपने कोड को। एक है इफ, दूसरा है स्विच और तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हमने लॉजिकल बुलियन ऑपरेटर में समझा था। तो इस वीडियो में हम इफ और स्विच के बारे में समझेंगे। इफ के बारे में मैंने आपको ब्रीफली लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इफ में क्या होता है कि हम एक कंडीशन को गिवन करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का दिया हुआ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दी है अगर वो फॉल्स होगी तो वो इफ ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट इफ से बाहर आ जाएगा। तो अभी हम रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है वो ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे सपोज फॉल्स दे रहा हूँ तो देखिए, तो यहाँ पे कंसोल पर भी कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन वो फॉल्स है, तो ये इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। इंट ए इक्वल टू -10, तो मैंने वैल्यू दी है और यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि ए की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं। तो अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये चेक करेगा कि नेगेटिव वैल्यू है। मैं यहाँ पे फिर से चेक कर रहा हूँ, इफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा। ये अगर इफ के बाद आपको एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया है वैसे यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये एक सिंगल लाइन ही है। यहाँ पे डबल कोट्स में लिख लेता हूँ क्योंकि एक स्ट्रिंग है, टैक्स है। तो देखो, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो ये 0 कहेगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमारी -10 वैल्यू है जो कि लेस देन 0 है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर रहा हूँ तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे पहले ये ए लेस देन 0 है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट चेक करेगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगी तो वो पॉजिटिव प्रिंट करेगा। इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट हुआ है। वो फिर से वो चेक करेगा कि ए इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 3 बार इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे हमारा कोड छोटा है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि ये टाइम एफिशिएंट है कि नहीं, लेकिन अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो एक छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। तो हमको ये कंडीशन 3 बार चेक करवाने की जगह 2 बार चेक करवाना हो तो यहाँ पे हम एल्स इफ लिख लेंगे, यानी कि क्या होगा कि सपोज ये पहली कंडीशन ट्रू हुई तो ये एल्स इफ वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, यानी कि ये एक ही बार कंडीशन चेक करेगा अगर हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू है। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तभी वो एल्स इफ ब्लॉक में आएगा। तो अगर हम इसको रन करके भी देखें तो भी हमारा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। तो है इफ एल्स। एल्स को भी हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की तरह। एल्स क्या करता है कि अगर हमने दो इफ और एल्स इफ यूज़ किया है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो ये डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें कोई भी स्टेटमेंट को कंडीशनली चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पहला इफ ही ट्रू हो गया तो ये बाकी के दो कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हुई तभी ये एल्स इफ को यूज़ करेगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उस केस में वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी ये देखिए यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर रहा हूँ 0 तो उस केस में आएगा यहाँ पे 0। तो ये था इफ, एल्स इफ और एल्स। तो हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको अगर आपकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप वो भी चेक करवा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी है। सपोज वो लेस देन 10 होगी तो प्रिंट करेगा कि ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे मैं चेक करवा रहा हूँ, वो सॉरी यहाँ पे लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा। मैं 20 ले रहा हूँ ए की वैल्यू को।
इस तरह भी हम नेस्टेडली भी इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही हम नेस्टेड इफ में भी एल्स इफ को भी यूज़ कर सकते हैं। एल्स इफ ए ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 20, और हम नेस्टेड में एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं 20 की जगह लिख लेता हूँ 30। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये पहले इफ में आया, यहाँ पे चेक किया कि ये लेस देन 0 है कि नहीं, नहीं है। ये हमारा 30 है तो वो 0 से कम नहीं है, इसलिए वो एल्स में गया। एल्स में यहाँ पे हुआ क्या कि वो चेक कर रहा है 0 से बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा 30 0 से बड़ा है, तो इफ में गया, वहाँ पे चेक किया कि ये 10 से बड़ा है कि नहीं, जो कि हमारा 30 है, तो ये यहाँ से 10 से बड़ा है, प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उस क्या तुरंत इफ एल्स में से बाहर निकल गया और प्रिंट करवा दिया ग्रेटर देन 10। यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो हमको ग्रेटर देन 20 करवाने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, 20 से बड़ा है, और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा 10 से बड़ा है। तो एक कंडीशन को भी हम स्वैप करवा देंगे 10 से। तो यहाँ पे मैं अभी 10 से कम वैल्यू ले रहा हूँ 5। तो ये देखिए यहाँ पे 20 से भी बड़ा नहीं है, तो ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं है, और फिर वो चेक करेगा 10 से बड़ा है कि नहीं, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, और आखिर में जाएगा एल्स स्टेटमेंट में जो कि है पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करवाया पॉजिटिव। तो अभी हम स्विच केस के बारे में बात करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, कैर ch इक्वल टू एच। तो क्योंकि मेरा नाम है हर्ष और मेरा नाम एच से शुरू होता है, इसलिए एच। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, यानी कि अगर ch की वैल्यू एच होगी उस केस में नेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम एच। उसी तरह से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मेरा नाम तो एच से शुरू होता है, लेकिन किसी और का नाम कोई और अल्फ़ाबेट से भी शुरू हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अभी क्या होता है कि हमने ये वैल्यू तो हार्डकोड की है, लेकिन रियल लाइफ में हम कोई भी वैल्यू को हार्डकोड नहीं करते, हम कहीं से उसको इनपुट में लेते हैं। तो इसके लिए हमें सभी केस को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने जैसे एच से चेक करवाया, उसी तरह कोई और का नाम किसी और अल्फ़ाबेट से भी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर किसी का नाम ए से शुरू होता होगा और किसी का नाम बी से शुरू होगा, तो उसका नाम यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे। उसी तरह किसी का नाम अगर सी से शुरू होता होगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सी। तो यहाँ पे मैं ए टू जेड नहीं लिख रहा हूँ, अगर ए बी सी और एच का अलावा कोई और से प्रिंट हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा नेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम अदर अल्फ़ाबेट। ठीक है, अभी मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। यहाँ पे देखिए नेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम एच। अगर मैंने यहाँ पे एच की जगह सी से वैल्यू चेंज की, तो यहाँ पे आएगा सी। और यहाँ पे होता क्या है कि ये पहले सी एच की वैल्यू एच से कंपेयर करेगा, अगर ये सेम नहीं हुई तो अब ये नेक्स्ट केस में जाएगा। अगर यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हुई तो अब ये फिर से नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा, अगर फिर से फॉल्स हुई तब ये एल्स इफ में जाएगा नेक्स्ट वाले। अगर यहाँ पे भी अगर फॉल्स हुई तब ये नेक्स्ट एल्स में जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे हमने 3 बार अननेसेसरीली कंडीशन को चेक करवाई, जो कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में मिली और माइक्रो सेकंड में चेंज लाता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम स्विच केस को यूज़ करते हैं। स्विच केस के लिए आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा स्विच कीवर्ड से। उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल के ऊपर एक्शन लेनी हो उस वेरिएबल को स्विच के अंदर लिखना है। यहाँ पे मैं वेरिएबल सी एच के ऊपर स्विच केस अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए मैंने सी एच लिखा। फिर यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसिस लिखना है, उसके अंदर आपको जाना है। कर्ली ब्रेसिस के अंदर अपने डेटा को लेना है। यहाँ पे मैं पूरे डेटा को स्विच के अंदर स्विच ब्लॉक के अंदर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने स्विच को लिख लिया। अभी हम केस के बारे में बात करते हैं। अगर सी एच की वैल्यू एच हुई उस केस में हम लिखेंगे केस एच और फिर यहाँ पे होएगा कोलन। वैसे ही अगर सी एच की वैल्यू ए हुई उस केस में हम लिखेंगे केस ए, यहाँ पे आएगा कोलन। वैसे हम डिफरेंट केस के लिए वैल्यू सेट कर देते हैं। अगर आपकी वैल्यू ये किसी केस में से मैच नहीं हो रही है,
उस केस में हम यहाँ पे डिफॉल्ट लिखेंगे, फिर कोलन, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ कोलन लिखना। अभी हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहाँ पे जैसे ही हमने CH पे केस अप्लाई किया वैसे ही ये चेक करेगा यहाँ पे कौन से केस में C की वैल्यू है, और जैसे ही यहाँ पे केस 3 में केस C की वैल्यू है तो ये डायरेक्टली केस C में जंप करेगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे वो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया है, क्योंकि ये क्या करता है कि जब भी हमारा केस C मैच हुआ उसके बाद वाले सभी केस को इसने प्रिंट करवा दिया है। तो ये ना हो इसलिए हम हर केस के एंड में यहाँ पे ब्रेक लिखते हैं। ब्रेक क्या करता है कि जैसे ही हमने ये केस C एग्जीक्यूट किया उसके बाद ब्रेक होने से ये पूरा स्विच केस के बाहर ही आ जाता है, यानी कि ये जंप हो जाता है स्विच केस के बाहर ही। तो वैसे ही हम हर एक केस के बाहर ब्रेक लिख लेते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा सिंगल टाइम केस C ही प्रिंट हो रहा है। तो जैसे हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया था वैसे ही हम स्विच में भी नेस्टेड स्विच को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ केर ch2 इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे C में ही चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने नॉर्मल स्विच को लिखा है वैसे ही हम नेस्टेड स्विच को भी लिखेंगे। यहाँ पे मैं ch2 वेरिएबल पे स्विच केस अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैं ch को 2 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा केस z। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसने केस C में जाके नेम स्टार्टिंग फ्रॉम C प्रिंट किया, उसके बाद उस नेस्टेड स्विच में गया, वहाँ पे केस Z को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ये Z में आ गया। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई अलग वैल्यू ले रहा हूँ E को, तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमने कोई भी केस में E को नहीं लिखा है, यानी कि ये डायरेक्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा और वहाँ पे प्रिंट करेगा कि नेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम अनदर अल्फाबेट। तो ये था स्विच और नेस्टेड स्विच केस। थैंक यू।